भाई तो फिकर ना कर, उसकी ऐसी उसकी तैसी जो देखे इधर कर रहा है माया। क्योंकि अगर माया यहाँ से बच के निकला ना, अब उनका हाथ दुबई तक पहुंचेगा, समझा क्या? मुंबई मुंबई जो एक रोशनी का शहर है, लेकिन इस रोशनी के पीछे छुपा एक डर, खून और बारूद। दोस्तों, मैं आज आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ जो एक ऐसे इंसान से जुड़ी हुई है जिसका नाम सुन के उस समय के सारे सारे कारोबारी, बिल्डर, माफिया, बड़े से बड़े पॉलिटिशियन और यहाँ तक कि पुलिस भी उसके नाम से कांपती थी। एक ऐसा नाम जिसके ऊपर आज के समय में बहुत बड़ी मूवी बनी, बॉलीवुड ने उसके ऊपर मूवी बनाई और कई वेब सीरीज भी उसके उस किरदार के ऊपर बनी। ये कहानी सिर्फ एक अपराध या अपराधी के बारे में नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो मुंबई की चमकती रोशनी में परछाइयों में खून और बारूद को फैलाता था। ये कहानी है इस गैंगस्टर के बारे में जिसकी धड़कन की आवाज़ ऐसी लगती है जैसे गोलियां चल रही हों। ये कहानी उस डर की, उस दहशत की, उस खौफ की जिसका अंत लास्ट में एनकाउंटर से हुआ। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मुंबई के सबसे बड़े गैंगस्टर। मैं मुंबई का सबसे बड़ा गैंगस्टर क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि दाऊद को सबसे बड़ा गैंगस्टर कहते हैं, लेकिन ये ऐसा गैंगस्टर था जिसने दाऊद को खुलेआम चैलेंज किया था। आज उसकी कहानी के बारे में बात करेंगे, माया डोरस के बारे में, कि माया डोरस आखिर चीज़ क्या था, माया डोरस का बचपन कैसे बीता, ये क्राइम में कैसे आया और माया डोरस ने कैसे अपराध की दुनिया में एंट्री करी, कैसे इसने हाई प्रोफाइल केस किए, हाई प्रोफाइल मर्डर्स किए और एंड में लास्ट में इसका एनकाउंटर कैसे धोखेबाजी से इसका एनकाउंटर हुआ, उस सब के बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए हमें पहले 70 और 80 के दशक में चलना पड़ेगा। उस समय मुंबई का जो अंडरवर्ल्ड था, उनमें 3 नाम बहुत फेमस थे, हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन। ये नामों को याद रखना क्योंकि मैं बाद में इनके बारे में एक स्टोरी सुनाऊंगा आपको अगले एपिसोड में। ये लोग अपने अपने इलाकों में बड़े धंधे कर रहे थे, इनका अलग अंडरवर्ल्ड में अलग अलग धंधा था। कोई स्मगलिंग में लगा हुआ था, तो कोई गोल्ड के काम में लगा हुआ था, कोई ड्रग्स के काम में, सबके अलग अलग काम थे। लेकिन 80 के दशक में जो था, ये लोग अब बूढ़े होने लगे थे, तो इनको अब पीछे हटा के नई पीढ़ी सामने आ रही थी गैंगस्टर्स की। उनमें कौन नाम थे? दाऊद इब्राहिम, उसका भाई था एक शब्बीर, मान्य शुरवे, छोटा शकील, छोटा राजन, बड़ा राजन। अब ये जो था, जैसे हर एक धंधे में अपग्रुपमेंट होती है, वैसे ही इसमें भी जो एक क्राइम की दुनिया थी, इसमें भी चेंजेस आ रहे थे। अब जो था तस्करी और जो अवैध शराब थी और जो सट्टा था, जुआ था, वो ज़्यादा पीछे छूटते जा रहे थे और इसकी जगह अब एक्सटॉर्शन एक नया धंधा बन गया था। अब जो ये माफिया थे, ये अब बिल्डरों से और फिल्म बनाने वाले और कारोबारी जो थे, इनसे पैसे की वसूली करते थे, इनको प्रोटेक्शन देते थे, प्रोटेक्शन मनी या प्रोटेक्शन फीस कह लीजिए, इसके बदले में लेते थे। सड़कों पर इसी पैसे के लिए, जो बड़ा प्रोटेक्शन मनी था और इसी को लेके कि मेरा डोमिनेंस है, इसी को लेके इनके बीच में गैंग वार छिड़ गया। हर बड़ा जो गैंगस्टर था वो अपने आप को दिखाना चाहता था कि मैं ही मुंबई पर राज करता हूँ, और चारों तरफ मुंबई में खून और गोलियाँ, बस यही चीज़ थी। गोलियाँ गूंज रही थी या फिर खून की होली खेली जा रही थी। अब इसी बीच में हम अगर पीछे चले तो 1996 की बात है। मुंबई में एक प्रतीक्षा नगर था, वहाँ पे एक मराठी परिवार था, उसमें एक बच्चे का जन्म होता है। उसका नाम था महेंद्र डोलस। माँ जो रत्न प्रभा थी, रत्न प्रभा भी बाद में मैं बताऊँगा इसकी भूमिका क्या थी इसके एनकाउंटर में, इस बच्चे को बिगाड़ने में, और ये बाद में खुद भी अरेस्ट हुई थी। वो रत्न प्रभा ने इसको प्यार से इसका नाम रखा माया, यही बाद में माया डोलस बना। माया डोलस जो था बाद में इतना बड़ा क्रिमिनल बना। बचपन में जो था, माया पढ़ने में ठीक था, उसके बाद इसने ITI करी, लेकिन इसके स्वभाव में एक अजीब सी सनक भरी हुई थी और एक दिलेरी भी थी कि मैं किसी से भी टक्कर ले सकता हूँ। मैं अगर इतने छोटे मोटे किरदार हैं जो अगर मुंबई पर राज करें तो मैं क्यों नहीं कर सकता। शुरुआती इसने मुंबई में झगड़े, छोटे छोटे झगड़े और छोटी मोटी चोरी चकारी से करी, लेकिन 16 साल की उम्र में इसका जो एक वहाँ पे अशोक जोशी गैंग था, इसके साथ जुड़ा हो जाता है। धीरे धीरे इनके लिए काम करने लगता है और गैंग काम करने के बाद ये इनका नंबर 1 शूटर बन जाता है। अशोक जोशी गैंग जो था, जो ये अशोक जोशी गैंग था, इसके लिए इसने सारे काम से करने शुरू कर दिए, गलत काम जितने भी थे, हत्या, मर्डर्स
और एक्सटॉर्शन सब तरह काम करने शुरू कर दिए। एक समय के बाद इसको लगा कि जब इसने गैंग बड़ा हुआ और जब इसका नाम हो गया तो इसको लगा कि मैं अपना ही क्यों ना गैंग बना लूँ, मैं अपने लिए काम क्यों नहीं करता, मैं लोगों के लिए काम क्यों करूँ। लेकिन उसके बाद फिर इसकी मुलाकात होती है अरुण गवली से। अरुण गवली उस टाइम अच्छा नाम हो चुका था दिल्ली में, मुंबई में उस समय इसका। तो अरुण गवली के साथ जुड़ने के बाद ये इसके लिए काम करने जाता है माया। अब माया जब बाद काम करता है तो अरुण गवली का एक दुश्मन था उस समय पे, अमर नायक। माया अमर नायक के जो लड़के तो उनको खुलेआम मारना शुरू कर देता है और बताते हैं कि इसने कई लड़के जो कई शूटर्स थे इसके, माया ने उनको दिन दहाड़े मार दिया। एक बार यही सब करते हुए बताते हैं कि पुलिस वाले ने माया को पकड़ लिया और माया उस पुलिस वाले को चाकू मार के भाग गया। और बाद में कहते हैं कि उस पुलिस वाले का जो था वहाँ पे वो एक्सपायर हो गया। इसके बाद से ही पुलिस वालों से इसका आंकड़ा शुरू हो गया। 1987 आते आते अमर नायक और गवली के बीच में सुलह हो गई और गवली जो था इस सुलह के तौर पे एक कॉम्प्रोमाइज़ क्या हुआ कि गवली जो है माया को जो नायक अमर नायक है उनको सौंप देगा। अब इसके दो पहलू निकलते थे। एक तो ये था कि अमर नायक को ये लगता था कि इतना बड़ा वो गैंगस्टर है, उसने मेरे इतने लड़कों को मार दिया, इतना अच्छा शार्प शूटर है, ऐसा गैंगस्टर मेरे पास होना चाहिए और मैं पूरी मुंबई पर राज करूँगा। वो उससे अपने अंडर काम करवाना चाहता था। दूसरा, वो उससे बदला लेना चाह रहा था कि उसने मेरे लड़के मारे हैं तो मैं इसको ख़त्म कर दूंगा अगर ये मैं इसको हैंड ओवर कर देगा तो। ये सब खबर माया को मिल गई। उसके बाद उसने गवली का गैंग छोड़ दिया। अब इसी बीच में एंट्री होती है एक और किरदार की, दिलीप बुआ। दिलीप बुआ के मेरे बारे में मैंने बताया था कि किस तरह से सन की किरदार था, मैंने आपको स्टोरी भी सुनाई थी। ये दिलीप बुआ जो था काजूरगंज में ये रहने वाला था, बहुत ही सन की टाइप का आदमी था। इसने सड़क पे सिर्फ दो लड़कियों के सामने इसलिए गोली चला दी थी कि वो लड़कियां उसका लुक देख के हंसने लग गई थी। और 1987 बताते हैं इसने राम नायक का एक बॉडीगार्ड था, ये जो था बना था, तो छोटा राजन से इसका संपर्क हुआ। छोटा राजन ने इसको कहा है कि राम नायक का तो बॉडीगार्ड है, एक काम कर राम नायक को मार दे। राम नायक उस टाइम मुंबई में बहुत बड़ा नाम था, तो बहुत बड़ा डॉन बन जाएगा। उसने हंसी मजाक में बात बोल दी। इसने वाकई में चैम्बूर में जाके राम नायक की दिन दहाड़े हत्या कर दी। इसके बाद इसका बहुत नाम हो गया। 1988 आते आते माया और दिलीप दोनों डी कंपनी के लिए काम करने लगे। डी कंपनी यहाँ पे क्या है? डी कंपनी है दाऊद इब्राहिम। जहाँ पे मैं डी कंपनी का आपको एक रेफरेंस दे रहा हूँ वो दाऊद इब्राहिम से जुड़ेगा। मुंबई में दाऊद और छोटा राजन थे, वो अब मुंबई से बाहर जा चुके थे। जो अब ये बाहर से ऑपरेट कर रहे थे, मुंबई से ऑपरेट नहीं करना चाहते थे, तो ये बाहर ऑपरेट कर रहे थे। तो उनको एक ऐसा नाम चाहिए था और एक ऐसा आदमी चाहिए था जिसका खौफ पूरी मुंबई में हो। उसको ऑपरेट करने के लिए उन्होंने चुना माया को। माया डोलस जो कि बहुत ही फेमस नाम हो चुका था। तो इन्होंने अपना धंधा उसको संभालने के दे दिया कि आप हमारे लिए एक्सटॉर्शन करो, ड्रग्स का धंधा, जो भी धंधा आप संभालो हमारा, और मनी कलेक्ट करके हमें वहाँ से दो। अब 1989 तक मैंने आपको बताया था जोशी गैंग से शुरू में माया जुड़ा था। अब यही इसके राइवल्स हो गए थे। 17 सितंबर 1989 की बात है। माया और दिलीप ने जोशी गैंग के ऊपर हमला कर दिया। इसमें 5 लोग मारे गए थे। इसके बाद से अंडरवर्ल्ड में हर जगह एक ही बात होती थी, माया, डोलस और दिलीप के बारे में। इनका गैंग बाद में बढ़ा और 5 मेंबर से जुड़े। सबसे खतरनाक ये 2 लोग थे इसमें। अब मैंने आपको बताया था ये जो जोशी था यही इनका गुरु था पहले। जोशी बताते हैं उसको मरने के बाद माया उससे पूरी तरह अलग हो गया था और उसके बाद ये इनका दुश्मन बन गया था इस गैंग का क्योंकि इसके रास्ते में आ रहे थे ये। अब माया का पूरा जो खौफ का जो था चारों तरफ वो फैल चुका था मुंबई में। एक्सटॉर्शन की वजह से वो बांद्रा, खार, अंधेरी, ये हर जगह माया का खौफ फैल चुका था। ये बिल्डर और माफिया से खुलेआम ये रंगदारी मांगते थे और ऐसे कहते हैं कि जो भी इनको मना करता था वो माया की गोली का शिकार हो जाता था। अब यहीं से जब उसको धीरे धीरे नाम हो जाता है तो माया को एंकर हो जाता है कि मैं ही मुंबई क्यों नहीं संभालूंगा। मैं जब सब कुछ कर रहा हूँ तो ये दाऊद इब्राहिम क्या चीज़ है जो ये तो मेरे नाम से चल रहा है, उसको ये लगने लग जाता है। साथ में दिलीप भी उसका साथ देता है। आपने मूवीज़ देखी होगी शूटर एंड लोखंड वाला, तो उसमें भी ये सब सीन दिखाए गए हैं। आप क्लिप्स में भी देख सकते हैं कि किस तरह से माया बोल रहा है कि अब मुंबई पर अपन राज करेगा। और दाऊद इब्राहिम से उसका कॉन्फिडेंट में होता है और उसको फ़ोन करता है तो वो मना कर देता है कि मैं किसी गुर्गे से माफ़ी नहीं मांगूंगा। तुम माफी मांग आज, समझा? माया किसी से माफी नहीं मांगे हुआ है, किसी से नहीं। क्या बोला? क्या भाई है? आप उधर आराम से बैठा है अपना सोने का संडास पे, हैं? अपुन आपके लिए इधर गधा मजूरी करता है।
अपन आपके लिए रिक्स लेता है, आखा मुंबई चलाता है आपके लिए। साला अपन ही जाके पंटर लोग से माफी मांगेगा तो कैसा चलेगा ना भाई। तो करना क्या चाहता है? पैसा तो अपन लेगा ही, अक्खा जितना बोला था उतना ही। माया अपनी बात से पलट नहीं सकता ना भाई, इज्जत है अपन का क्या। तो कहानी पहुंचती है कि एक पंजाबी बिल्डर था वहाँ पे मुंबई में। अब जो दिलीप, माया और रवि पुजारी, ये 3 गैंगस्टर थे, इसे बार बार कॉल कर रहे थे, इससे एक्सटॉर्शन मांग रहे थे। बिल्डर को पता था कि ये सब लोग एक ही आदमी के लिए काम कर रहे हैं, वो था दाऊद इब्राहिम। तो बिल्डर को लगता है कि वो बड़ा परेशान हो जाता है कि मैं इतने आदमियों को कैसे एक्सटॉर्शन दूंगा, इतनी प्रोटेक्शन मनी कैसे दूंगा। तो तंग आके वो सीधा फ़ोन करता है, दाऊद इब्राहिम से कॉन्टैक्ट करता है और वो कहता है कि मैं सीधा आपको ही जो भी दूंगा पैसा दूंगा, आप इन सब के कॉल बंद करवा दो। इसके बाद इसकी दाऊद से डील हो जाती है और उसके बाद दाऊद इब्राहिम बताते हैं कि माया को फ़ोन करता है और बोलता है कि अब इस आदमी को फ़ोन मत करना, इससे एक्सटॉर्शन मत मांगना, मेरी से बात हो गई है। माया को ये बात अखर जाती है कि इसने मेरे से तो पहले इस आदमी को धमकी दिलवा दी, इस आदमी को मारने के लिए बोल रहा था और अब इससे इसने कॉम्प्रोमाइज़ करके अब मुझे पीछे कर रहा है। तो माया की बात खटक जाती है और उधर से दाऊद इब्राहिम फ़ोन पे बोलता है कि माया तुम मुझसे माफ़ी मांग लो, मैं अपना आप हैंडल कर लूँगा। माया मना कर देता है कि मैं नहीं करूँगा, अब मुंबई पे मैं मुंबई को अपने आप हिसाब से हैंडल करूँगा। इसके बाद से ही इनके बीच में कन्फ्रंटेशन आ जाती है। माया को लगता है कि ये जो दाऊद इब्राहिम है ये इसको आगे बढ़ने से रोक रहा है और दाऊद इब्राहिम को अब लगने लगा था कि माया अब उसके हाथ से बाहर जा रहा है। तो इसी बीच में इनके बीच में कन्फ्रंटेशन होता है और दोनों भी अलग अलग हो जाते हैं। क्या हुआ? किधर से फोन था? दुबई से। वो सिलवानी को उड़ाया ना, इसके लिए बोलता है आगे से पूछ के उड़ाने का। साला माया पूछेगा। इसके बाद इनका नया जो अड्डा बनता है, इनका जो नया क्राइम का अड्डा बन जाता है वो लोखंड वाला बन जाता है। लोखंड वाला में माया और उसके साथी मिलके अब वहाँ पे क्राइम फैलाने लगे। इन्होंने अपना एक अलग अपनी कंपनी बना ली, ये माया कंपनी के नाम से चल पड़ा। इन्होंने अपना ठिकाना बनाया लोखंड वाला में। एक स्वाति बिल्डिंग थी, स्वाति बिल्डिंग से ही इन्होंने अपना क्राइम ऑपरेट करना शुरू करा। और ये कहते हैं कि इसी स्वाति बिल्डिंग में बाद में इनका एनकाउंटर हुआ और स्वाति बिल्डिंग का एक मालिक था गोपाल राजवानी, जिसने कहीं कहते हैं कि पुलिस के लिए मुखबरी करी थी। अब इनका एनकाउंटर जब होता है उसकी 2 थ्योरी निकल के आते हैं। एक थ्योरी कहती है कि इनका एनकाउंटर जो इसमें मुखबरी करी थी वो गोपाल राजवानी ने की थी। दूसरी थ्योरी निकलती है कि सारा का सारा ऑर्डर जो था ऊपर से आया था, मतलब दुबई से आया था। दाऊद इब्राहिम के कहने पे मुंबई पुलिस के जो लोग थे, जो खान जो था, जो पुलिस ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व था, उसने उसके कहने पे ही ये सारा एनकाउंटर किया था। अब इससे पहले कि मैं इनके एनकाउंटर के ऊपर जाऊं और आपको पूरी कहानी सुनाऊं कि इनका एनकाउंटर कैसे हुआ और कैसे माया का एंड हुआ, मैं अभी इनके जो फेमस जो इन्होंने हाई प्रोफाइल केस करे उनके बारे में आपको बता रहा हूं। कि एक तो उन्होंने जोशी गैंग में जो था कांजूरगंज मार्ग पे जो उन्होंने हमला किया था उसमें 5 लोगों का मर्डर किया था दिन दहाड़े। दूसरा था महेश ढोलकिया और अरविंद ढोलकिया। ये कहा जाता है कि इन्होंने इससे सुपारी मांगी थी और इसने मना कर दिया, तो दिन दहाड़े माया ने और दिलीप ने मिलकर दोनों को मार दिया। और यही जो एक्सटॉर्शन का धंधा और उगाईदा अपहरण का जो था 1980 से लेके 91 तक इनका खूब चला। डोलस पे जो आरोप लगे थे, इसने कहा कि इसने बिल्डर और जो वहाँ के जमीन वाले बड़े बड़े माफिया थे उनको धमकाने का और उनसे एक्सटॉर्शन लेने का इसके ऊपर आरोप लगा। इन पे इस तरह से कई सारे इनके ऊपर इल्ज़ाम लगे और ये बताया जाता है कि इवन इनका दाऊद इब्राहिम से को भी लेके पैसों को लेके कन्फ्रंटेशन हो गया था। ये बताते हैं कि कुछ एक ये दाऊद इब्राहिम के लिए गोल्ड की तस्करी करते थे और जब इन्होंने गोल्ड की तस्करी करी मुंबई में तो उसमें से जब अमाउंट गिना करा तो उसमें से बताते हैं कि 1,20,00,000 का गोल्ड गायब था। और उसी से बाद में माया ने अपने लिए अलग हथियार लिए और अलग गैंग बनाया। और यही बताते हैं कि बाद में इनका एनकाउंटर की वजह भी बना कि दाऊद इब्राहिम ने इसी वजह से इनका एनकाउंटर करवाया कि 1,20,00,000 रुपये इनके उड़ा लिए और उन्हीं से इन्हें हथियार करके उसके ही खिलाफ ये यूज कर रहे थे।
बाद में जब ये एनकाउंटर हुआ तो बताते कि वो 70 लाख रुपए की बरामदगी भी उसी बिल्डिंग से, स्वाति बिल्डिंग से वहाँ पे हुई थी। कुछ ये कहते हैं कि मीडिया ने इन चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के भी दिखाया कि इतना नहीं था, लेकिन माया के बारे में ये बात तो तय थी कि बहुत ही खतरनाक आदमी था, वो किसी से भी नहीं डरता था। उसने सोच लिया था कि मुंबई पर राज करना है, वो खुलेआम दाऊद इब्राहिम को चैलेंज कर रहा था। एक इसमें ऑफिसर थे जिसके बारे में मैं बात करूंगा, उनके बारे में बताऊंगा आपको, जिसने संजय दत्त थे, उसने ए खान जो एटीएस के चीफ थे, इसने किरदार निभाया था। तो ये इससे पहले इनकी एक बनती है बात कि पुलिस एक मीटिंग करती है तो बोलते हैं कि पहले इनके घर वालों को जाके समझाते हैं और इन पर प्रेशर बनाते हैं कि अपराध की दुनिया छोड़ के नॉर्मल दुनिया में आ जाए। तो ये खान जो है अपने ऑफिसर के थ्रू अलग अलग जो ये दिलीप और इन सबके जो दोस्त थे सबके घर जाते हैं और इनको समझाने की कोशिश करते हैं, इनके फैमिली मेम्बर्स को, कि सब छोड़ दें और इनको सही लाइन पर आ जाए। माया को भी इसी तरह से ये करते हैं। माया की मदर के पास जाते हैं, जो मैंने आपको नाम बताया था अभी आपको। माया की मदर के पास जब जाते हैं तो माया की मदर कहती है कि तुम अपना देख लो, मेरा बेटा तो अब मुंबई संभालेगा। इसके बाद से ही इनके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं, जबकि माया की मदर भी इस क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो कहती है कि मेरा बेटा अपने आप देख लेगा सब, तुम अपनी देख लो। वो उसको क्राइम की दुनिया से हटाने के लिए मना कर देती है। जब माया को पता चलती है तो वो उल्टा ही जो उस पुलिस ऑफिसर मैंने खान की बात करी उसके फैमिली मेम्बर्स को अप्रोच करता है, उनके वहीं चल जाता है, उनके फैमिली मेम्बर्स के सामने ही खान को धमकाने के लिए चल जाता है। अब ये बात पुलिस की प्रेस्टीज के ऊपर आ चुकी थी कि अपराधी अब उनके फैमिली मेम्बर्स को डरा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर तुमने मेरे फैमिली मेम्बर्स को परेशान किया तो मैं भी तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स को इसी तरह परेशान कर दूंगा। आदमी खत्म तो फाइल्स खत्म। साला बॉम्बे पुलिस का ऑफिस ही जितना छोटा है, अपुन यहाँ अक्खा बॉम्बे को अपना ऑफिस बना के बैठा है। ये बात अब खान ने दिल पे ले ली थी और इसके बाद कहते हैं कि इसी के बाद से इनके एनकाउंटर की तैयारी शुरू हो गई थी। ये बात तय करी गई कि एक दिन तय करा जाएगा और पता करा जाएगा रेकी करके कि ये एक दिन सब के सब जो गैंग के मेंबर है एक दिन सब के सब कब बिल्डिंग में रहते हैं। ये क्यों पता करने की कोशिश करी, चाहते तो एक दिन में माया को उड़ा सकते थे, किसी और आदमी को उड़ा सकते थे करके, लेकिन इनको पता था कि अगर हमने ऐसे किया तो इनके बाकी मेंबर्स जो होंगे वो बच जाएंगे और वो भाग जाएंगे, उसके बाद अपना अलग गैंग खड़ा कर लेंगे और इनका एक भी गैंग का अगर एक भी मेंबर बचा तो इतना खतरनाक था वो फिर से पूरे गैंग को खड़ा कर देता। अब कहानी में ये एक बड़ा जो इसमें चेंज आता है, अब पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी। पुलिस ने क्या करना शुरू किया था कि इनकी कॉल जो थी, कॉल का ट्रैफिक जो था, सारी कॉल्स इनकी ट्रैक करनी शुरू कर दी और इनके कॉल बैक और जितने भी पैरेलल जो लाइन चल रही थी उनको लोकेशन को इनको ट्रैक करना शुरू कर दिया। उसके बाद पुलिस को ये जो आदमी था गोपाल राजवानी, इनको एक आगे खबर देता है कि 16 नवंबर को ये 7 लोग बताए थे, लेकिन बाद में 5 मिले थे। वो 2 लोग इनोसेंट मिले, मतलब इनोसेंट क्या, उनका इस गैंग से ताल्लुक़ नहीं था, एक तो बिल्कुल ही सिटीजन था उनमें। वो लोग इस लोकेशन पे है, इनको चाहो तो आप इनका इनकाउंटर कर सकते हो। सांता क्रूज ईस्ट में जिमखाना क्लब में रात भर एटीएस के जो ऑफिसर थे इनका प्लानिंग बनती है और ऑफिसर थे एस खान, ये पूरी प्लानिंग करते हैं इनका इनकाउंटर करने के लिए और ये तय हो जाता है कि कुछ भी हो जाए इन लोगों को सरेंडर नहीं करने देना है, इनका इनकाउंटर कर देना है। ऊपर से इनको ये बताते हैं कि इनको ऊपर से आदेश आया था। ऊपर का आदेश कुछ लोग बताते हैं इनको दुबई से आदेश आया, दुबई मतलब कि दाऊद इब्राहिम के कहने पे ये सब हुआ। अब लोखंडवाला में 16 नवंबर 1991 का दिन आता है। पुलिस स्वाति बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेती है। बताते हैं कि करीब 400 पुलिस वाले पूरी बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर के खड़े हो जाते हैं। 400 लोग क्या करते हैं कि अलग अलग वे में, कोई दूध वाला बन के तो कोई सफाई वाला बन के उस बिल्डिंग के चारों तरफ से घेर रहते हैं। तो जैसे ही बुआ, जब मैंने आपको दिलीप बुआ के किरदार बताया था, वो जैसे ही बालकनी में खड़ा होता है तो उसको समझ में आता है कि पुलिस वाले आ चुके हैं वहाँ पे। वो बोलता है कि आज हमारा इनकाउंटर होगा, आज तय है हमारा। तो इधर से फायरिंग शुरू कर देते हैं सामने से। पुलिस वाले इनको सरेंडर करने के लिए बोलते हैं। इसी बीच में जो ये पुलिस जो खान था, ये खान के ऊपर गोली चला देते हैं। और लेकिन क्या होता है कि खान जो होता है, खान ऑफिसर होता है, वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन होता है, इस वजह से वो बच जाता है। ये गोली जो पीछे खड़ा हुआ जो इंस्पेक्टर था
इंस्पेक्टर राल, उससे कंधे में से होकर निकल जाते। उसके बाद तो पुलिस वाले बुरी तरह से पगला जाते हैं, क्योंकि 400 पुलिस ऑफिसर की टीम बहुत बड़ी होती है। वो तय कर लेते हैं कि अब इनका इनकाउंटर करेंगे। तो ये लोग चेक करने के लिए क्या करते हैं कि ऊपर से एक इनोसेंट बंदा होता है बिल्डिंग का, उसको नीचे भेजते हैं कि हाथ खड़े करके नीचे जाओ और देखते हैं कि क्या ये सामने से वो करते हैं, पुलिस वाले कैसे रिएक्शन करते हैं। जैसे वो नीचे आता है, पुलिस वाले देखते ही नहीं कौन है कौन नहीं है, तुरंत गोलियां चला सकते। वो समझ चुके होते हैं कि ये हमारा इनकाउंटर आज करेंगे पुलिस वाले। अब एक मूवी सीन है जो शूट एंड लोखंडवाला का, और काफ़ी इसके बारे में बात भी चली थी कि जो माया था, माया अपनी दोस्ती को लिए बचाने के लिए, और देखता है कि जब पुलिस वाले ने घेर लिया तो उसको लगता है कि दाऊद इब्राहिम जिसके लिए वो काम करता है उससे बात करता है कि वो पता करने की कोशिश करता है कि ये सब हो क्या रहा है। दाऊद इब्राहिम को फ़ोन मिलाता है, बोलता है कि भाई ऐसे जो घेर लिया, अब 2-4 लोगों को फ़ोन मिलाओ आप और हमें यहाँ से निकलवाओ। तो कहता है भाई तू कह रहा था कि मुंबई खुद संभालेगा, संभाल ले, मैं कुछ नहीं करूँगा। अब ये समझ चुका होता है कि सब दाऊद इब्राहिम ने ही कराया है, लेकिन वो घिर चुका था। लेकिन माया अब इतना दिलेर था कि वो पुलिस के सामने सरेंडर करने की जब सोच चुका था कि या तो पुलिस वाले गोली से मरेगा, नहीं तो पुलिस वालों को आज मारेगा। इसके बाद ये कुछ बड़े बड़े पॉलिटिशियन को बताते हैं कि वहाँ फ़ोन मिलाता है, उनको बोलता है कि आज मेरे को बाहर निकाल दो, जितना पैसा कहोगे, जितना सोना कहोगे उतना मैं दूंगा, और मुंबई पे पूरा राज करेंगे हम बैठ के। लेकिन कोई भी इनकी मदद करने को तैयार नहीं होता। अब अंदर माया था, माया के पास AK-47 गन थी, सेमी ऑटोमेटिक गन्स भी थी इनके पास। माया के पास एक बताते हैं कि पिस्टल थी, इजराइल की पिस्टल थी, इजराइल मेड पिस्टल थी। पुलिस वालों के पास कार्बाइन और 9mm की पिस्टल्स थी। सीढ़ियों और गलियारों के रास्ते पुलिस वाले ऊपर चढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे फायरिंग करने शुरू कर देते हैं। जैसे ही पुलिस वाले ऊपर आते हैं तो माया और उसके साथी उन पर अटैक कर देते हैं, और वहाँ पे अंदर ही वो सिलेंडर से एक सिलेंडर लेके अंदर ब्लास्ट कर देते हैं। ब्लास्ट में वो पुलिस वाले, कई सारे 6-7 पुलिस वाले वहीं मौके मर जाते हैं। इसके बाद एंट्री होती है ATS जो पुलिस ऑफिसर A खान की, वो वहाँ पर रिजर्व पुलिस फोर्स को बुला लेता है, और मुंबई पुलिस के कमिश्नर जो कृष्णा मूर्ति कहते हैं कि मुजरिमों को जिंदा पकड़ो, उनको मारना नहीं है। लेकिन खान दिमाग में बिठा चुका था, इनकी बातों को अनसुना कह देता है और कहता है कि इनका आज एनकाउंटर करना है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कमिश्नर की भी नहीं सुन रहे, उनको कहीं और से इंस्ट्रक्शन मिल रही है। वो इंस्ट्रक्शन थी दाऊद इब्राहिम की। अब गोली की आवाज़ शुरू हो जाती है। ऐसे बोलते हैं कि इस सारे एनकाउंटर में करीब 450 जो राउंड गोली फायर हुई थी। अब गोलियों की बरसात जो हो रही होती है, तो दिलीप बुआ था, इसके पैर में गोली लग जाती है, और 3 जो अलग गैंगस्टर थे उनको भी पुलिस मार देती है। ऊपर से गोलियां भी, माया जो है लगातार पुलिस के ऊपर गोलियां चला रहा था। जब बाकी सारे साथी मारे जाते हैं तो माया ने ऊपर हाथ उठा के बाहर आने की कोशिश करी और ये बताने की कोशिश करी कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ। कुछ लोगों ने ऐसे बताया, लेकिन कहते हैं कि पुलिस वालों ने ध्यान दिया और लगभग 100 राउंड जो गोलियां थी वो माया के ऊपर मार दी। मतलब एक नियत्ता था उस टाइम। माया चाहता तो ऊपर से भी गोलीबारी करके अपने आप को बचा सकता था, काफ़ी समय तक उनको फंसा सकता था। लेकिन माया ने सोचा कि जब मैं सरेंडर कर दूँगा बच जाऊँगा। लेकिन इन्होंने 100 राउंड वहीं पे फायर कर दिया और माया को वहीं पे मार दिया। पोस्टमार्टम के बाद बताते हैं कि माया के शरीर से 100 गोलियां मिली थी। अब जब सब कुछ होने के बाद ये कहानी के मैं बीच में जरूर बताना चाहूँगी, जब ये सब चीज़ें कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, पुलिस ने इनकी ही बिल्डिंग के ऊपर रॉकेट लॉन्चर से उनके ऊपर फायर कर दिया था, ताकि गोलियों को ये कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने रॉकेट लॉन्चर इसलिए वहाँ पे चला दिया था। जब ये सब सारा इंसिडेंट हो गया, ये ऐसी कवरेज थी जिसको पहली बार मीडिया कवर कर रहा था। एक बताता है कि मैगजीन थी उस टाइम, फेमस मैगजीन थी, इंडिया टुडे की मैगजीन थी, उसने 4 घंटे का इनकाउंटर चला और 4 घंटे इसको लगातार इसको टीवी पे कवरेज मिला, और ये बहुत बड़ा मुंबई का सबसे पहला इनकाउंटर बन गया जिसकी लाइव कवरेज टीवी पे दिखाई गई थी। जब सब सारा इनकाउंटर होने के बाद 4थे फ्लोर पे गए, 3rd फ्लोर पे गए, तो वहाँ पे जांच पड़ताल करने, तो वहाँ पे दिलीप बुआ की लाश मिली। 2nd फ्लोर पे अशोक नटक और रवि जो इसके साथी थे वो मारे गए थे, उनकी बॉडी थी। कुल 7 बॉडी वहाँ पे मिली थी। बताते हैं कि 5 उनमें गैंगस्टर थे और एक जो था उसमें 2 सिविलियन थे। एक तो येरवाड़ा जेल का वार्डन था वहाँ पे, वो इनसे रिश्वत लेने आया था कि इनके साथ इनकी डीलिंग चलती है, उनसे रिश्वत लेने आया था। और एक इनमें जो था अनिल खूबचंदानी था, वही इनको इन्फॉर्मेशन देता था कि ये इस बिल्डर के पास इतना पैसा है, ये नई बिल्डिंग बन रही है, या इसके पास इतना पैसा बॉलीवुड वालों के पास यहाँ से आ रहा है। वही इनको सारी मुखबरी करता था। वो भी इस अटैक में मारा गया। अब इस सारे इंसिडेंट के बाद पूरे शहर में एक खौफ और पूरा का पूरा डर फैल गया। रिहायशी इलाकों में इतनी फायरिंग हुई थी कि
खिड़कियों से झांकते हुए बच्चे भी डरने लगे थे। उनको लगने लगा था कि हम बाहर देखेंगे तो कहीं हमें गोली नहीं लग जाए। मुंबई में दिन दहाड़े इस तरह से पहली बार इतनी गोलीबारी करी थी, इतना एनकाउंटर पुलिस वालों ने और पब्लिक ने भी इस तरह से देखा था कि इतना बड़ा एनकाउंटर भी हो सकता है। मुंबई पुलिस का ऐसा एनकाउंटर था जो बताते हैं कि पहली बार जो जिसका लाइव कवरेज टीवी पे चला था, और ये एलिगेशन लगे कि बाद में ये पूरा का पूरा जो था केस था ये, और जो सारा एनकाउंटर था ये फॉल्स था, और बाद में यही ऑफिशियल जो थे, जो ए खान थे, इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। पता चला कि इस सारी इंसिडेंट के बाद वहाँ मौके से भी पैसे मिले थे। एस खान ने उन पैसों को भी दाऊद तक वापस पहुँचा दिया था जो उसके पैसे थे। साथ ही साथ मुंबई में एक दंगे हुए थे, इसमें भी इसके ऊपर पक्षपात करने का आरोप लगा था। बताया कि इसने एक स्पेशल कम्युनिटी की हेल्प करी थी। इसके बाद इसका प्रमोशन रोक दिया गया। उसके बाद इसने रिटायरमेंट 6 साल इसकी प्रमोशन इसकी जो सर्विस के बचे थे, तो ये रिटायरमेंट करके पहले ही निकल लिया। इसके बाद इसके ऊपर 4 बार कमीशन बनाया गया इसकी जांच करने के लिए, एनकाउंटर की जांच करने के लिए, बार ये चेक करने के लिए। अब मूवी की बात करता हूँ मैं। जो मूवी थी, ये जो मूवी मैंने आपको बताई शूटेड एंड लोखंडवाला, इसमें जो संजय दत्त है, संजय दत्त जो है ए खान का किरदार निभा रहे हैं, और अमिताभ बच्चन इनके वकील का किरदार जो पूरी स्टोरी सुनाते हैं। साथ ही तुषार कपूर, सुनील शेट्टी इन सबका गैंगवार का करते हैं। ये मूवी में पूरा दिखाया गया कि लोखंडवाला में किस तरह से लोग हत्याएं करते हैं, किस तरह से ये लोग गैंग की उगाई करते हैं, और दिखाते हैं किस तरह से इनकी मदर भी इन्वॉल्वमेंट होते हैं। बाद में इनकी मदर भी किसी गैंगस्टर के एक्ट में ही इनकी मदर को जेल में डाल दिया जाता है। तो सब ये कहानी होने के बाद अब हम इस कहानी के बाद बार बार ये बात उठी कि ये एनकाउंटर फेक था, लेकिन अब माया डोलस का एंड हो चुका था। कुछ करीबी दोस्त ये कहते हैं कि माया डोलस अच्छा इंसान था, वो अपने दोस्तों के लिए जान देने के लिए तैयार था, अपनी माँ के लिए तो वो बिल्कुल ही कुछ भी कर सकता था। अगर उसकी कहते हैं कि उसकी माँ एक बार उसको कहती कि बेटा अगर ये क्राइम की रास्ता छोड़े तो वो रोज़ छोड़ देता, लेकिन माँ ने उसको ऐसा करने ही नहीं दिया। लेकिन माया डोलस का एक बहुत ही खतरनाक चेहरा था, वो क्राइम की दुनिया में बहुत बेरहम था। उसके रास्ते में जो भी आता गया वो उसको हटाता गया। माया डोलस विवेक ओबराय है जो शूट एंड लोखंडवाला दिखाया कि उसने कितना अच्छा इसे किरदार निभाया। आप देख सकते हैं कि उस किरदार को देख के आपको चल जाएगा कि कितना खतरनाक था और कितना एम्बिशियस था कि पूरी मुंबई पर राज करना चाहता था। कुंजर मार्ग जो मार्ग पे हमला हुआ था उसमें 5 लोग मारे गए थे। लोखंडवाला में 7 लोग मारे गए, कई पुलिस वाले इसमें मारे गए। इसके एनकाउंटर की आज तक बातें होती हैं, कुछ हमेशा थ्योरी निकलती रहती हैं कि ये एनकाउंटर इसने करवाया, ये एनकाउंटर यूँ हुआ, फेक हुआ, असली हुआ। लेकिन कहानी ये है कि माया डोलस का जो एंड है वो ख़त्म हो, वो जो एक ईरा था वो ख़त्म हो चुका है। इस कहानी से हमें एक सबक मिलता है कि जो गरीबी, गुस्सा और हालात होते हैं वो हमें गलत रास्ते पे चलने के लिए उकसाते हैं हमेशा, लेकिन उनको बहाना नहीं बनाना चाहिए हमें कि हमारी गरीबी है तो हम गलत रास्ते पे चल के ही अपनी गरीबी को दूर करेंगे। अगर आप हाथ में किताब थाम लेते हैं तो उसको भी गरीबी को वैसे ही दूर करते हैं, लेकिन आपने बंदूक उठा ली तो लास्ट में जैसे माया डोलस का एंड हुआ वैसे ही क्राइम की दुनिया में आपका भी वैसा ही एंड होगा। तो अंत में क्लोजिंग लाइन में आपको बताऊंगा कि ये जो कहानी है माया डोलस की नहीं है, ये हर एक नौजवान के लिए एक चेतावनी है। अगर आप तेज़ी से पैसा और ताकत कमाने के लिए अगर गलत रास्ते पे चल दिए तो आपका एंड भी माया डोलस और उसके साथियों की तरह होगा। मुंबई आज भी वैसे ही चल रही है, पर लोखंडवाला की दीवारों पर जो गोलियों के निशान है वो हमें याद दिलाते हैं कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। अगर आप अपराध करेंगे, जो आप माया हैं या फिर आप दिलीप हैं या आप रवि हैं, आप सबका ही एंड इसी तरह होगा, या तो आप जेल में जाएंगे या आपका एनकाउंटर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज ये कहानी थी, बड़ी इसकी रिक्वेस्ट थी कि इस पर स्टोरी बनाई जाए, और इसके ऊपर मूवी भी थी शूट एंड लोखंडवाला। तो आज इस कहानी के ऊपर हमने स्टोरी बनाई है कि इसके ज़्यादातर मैंने इनके पहलू कवर करने की कोशिश करी है। फिर भी कुछ ऐसी चीज़ जो छूट गई हो माया के बारे में, उनके किरदार के बारे में, तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए। साथ ही साथ आपके लिए आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी राय से हमें पता चलेगा कि हम अपने वीडियोज़ में क्या चेंजेस लाएँ, या हमें वीडियो किस तरह का बनाना चाहिए और हमें एक वीडियो में क्या चेंजेस लाने चाहिए। तो इसलिए आपकी राय हमारे लिए एक गाइडेंस की तरह काम करते हैं। तो आप अपनी कुछ भी गाइडेंस है हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए। साथ ही साथ आप चाहते हैं कि हम किसी और किरदार के ऊपर हम ऐसा कोई अलग एपिसोड बनाएं और फिर से एक नया वीडियो बनाएं, तो हमें उस किरदार के बारे में बताइए, हम उसकी लाइफ के बारे में
जरूर आपको बताएंगे। फिर से लास्ट में चलते चलते वही बात करूँगा कि इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ कहीं भी क्राइम को बढ़ावा देना या फिर युवाओं को क्राइम की तरफ इंस्टिगेट करना नहीं है। इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि सब बताना कि क्राइम, एक तो सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाना कि क्राइम कैसा पैदा होता है, और युवाओं को बताना कि अगर आप गलत रास्ते पे चलोगे तो आपके दो ही रास्ते निकलते हैं, या तो जेल नहीं तो पुलिस की गोली। तो यहीं पे आज हमारा वीडियो ख़त्म होता है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियोस को, हमारे बाकी वीडियोस को भी देखिए, उनको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर कर दीजिए। हम फिर से एक नई स्टोरी मिलेंगे आपके साथ, तब तक भारत गौरव बने रहिए। धन्यवाद।